I guess we are all set for the marathon revision class of corporate and management accounting. CS एग्जीक्यूटिव का पेपर है. आइडिया यही है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करें. सारे चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, MCQs, थियरीज, प्रैक्टिकल्स सबको सम अप करके कंसेप्चुअल डिस्कशंस जो हमने क्लास में भी कर लिए थे, कुछ एडिशनल डिस्कशंस और कुछ मेरे साइड से क्वेश्चन, कुछ स्कैनर के क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस सबको मिला के ये जो एक छोटा सा एफर्ट है मेरे साइड से आप लोगों के लिए ये मैंने बनाया है. आई हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन दैट. आई होप आप लोगों को भी ये यूज़फुल है. आपका पर्पस सॉल्व होना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन माई एफर्ट. जो भी मैंने ये किया है वो आप लोगों के लिए किया है. आई गेस आप लोग को ये पसंद आए और आपको हेल्प हो आपका प्रिपरेशन में. विद दिस इंटेंट विल स्टार्ट टुडेज session of marathon revision class, and I'm Sami, you're watching Commerce Kiwani. Let's just hit it. So we are all set to start a revision class on CS Executive New Syllabus December 2020 एग्जाम. कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है जिसको हम अब फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं. सो एकदम जो स्टार्टिंग का हमारा कंसेप्ट है, थोड़ा सा सिलेबस को लेकर डिस्कशन है. एज यू ऑल नो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पार्ट है वो आपका 60 मार्क्स का है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पार्ट है वो आपका 40 मार्क्स का है. इसके साथ विल डील लेटर ऑन. पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बात करते हैं. अगर वेटेज को लेके कुछ बच्चे क्वेश्चन भी किए थे, जो हम अगर एग्जाम पैटर्न को देखें, जैसे जनरली क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली जो फिगर्स हैं, कंसोलिडेशन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें 5 मार्क्स, ये जो वेटेज है बेटा ये 2019 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है उसके बेसिस पे मैं कर रहा हूँ ये. ओके. कैश फ्लो में 7 क्वेश्चंस थे 7 मार्क्स के. कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो पार्ट है अपना उसमें 4 मार्क्स का था. चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ. डिवेंचर्स में 6, शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा वेटेज है इसमें 15 मार्क्स. ओके. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन जो है जिसमें आपका वो EVA वगैरह का जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का बात है उसमें 6 मार्क्स का है. और अदर्स, इसको छोड़ के जो अदर्स है वो 17 मार्क्स का था राउंड अबाउट. अब अगर बात करें, टोटल करें तो 60 मार्क्स का है. अब अगर बात करें ना इसको लेके कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो यहाँ तक का जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, टोटल कितना 6 टॉपिक्स, इसको लेके 45 to 50 मार्क्स इस टर्म में ये जो एग्जाम आपका होने वाला है इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से. ठीक है. इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आई वॉज अनेबल टू अपलोड ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेक्सेस क्लासेस, क्योंकि जितना तक मैंने अपलोड कर दिया वो ये सारे चीज़ कवर हो जा रहे हैं उसमें. इसको लेके अगर बात करें तो 45 to 50 मार्क्स का आपका आउट ऑफ 60 वो आपका कवर हो रहा है. तो हमारा जो रिवीजन का जो पैटर्न रहेगा, रिवीजन का पैटर्न भी ये जो चैप्टर्स है जो हमने पूरा का पूरा कवर किया हुआ है उसी को लेके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें मोर देन 100 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विद इन द रिवीजन क्लास इटसेल्फ. ओके. सो कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जा रहा है कि कैसे हम लोग आगे चलेंगे. तो अब स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक. ओके. हम स्टार्ट करेंगे कंसोलिडेशन से. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये जो 5 मार्क्स का पिछला टर्म में जो पूछा हुआ था ना, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन दिस, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कैश फ्लो में भी इससे ज़्यादा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. इसीलिए मैंने राउंड अबाउट वेटेज जो आपका दिया 45 to 50 मार्क्स का दिया, ये 6 चैप्टर को मिला के. ओके. तो अगर आप ये 6 चैप्टर पे अच्छा होल्ड कर लेंगे तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट डन हो जाएगा, प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है. तो राउंड अबाउट अगर आप टोटल करें, एवरेज करें, बच्चे कंप्लेन करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है क्या, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि चैप्टर है, पूरा सिलेबस में है, तो वहाँ से क्वेश्चन भी आएगा. बट क्योंकि मैं वो पढ़ा नहीं पाया हूँ, मैं वो क्लास अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा सा कट शॉर्ट करके मैं अपना जो जितना हमारा ख़त्म हो चुका जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का उसके ऊपर बात करते हैं. उसको भी अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो 45 to 50 मार्क्स आउट ऑफ 60 आप इजीली कवर कर सकते हो, बारिंग द फैक्ट कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट भी है. ओके. विल मूव फॉरवर्ड और कंसोलिडेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. और प्लीज़ गाइज एक चीज़ का एग्जाम्पशन लेके मैं पहले से ही चल रहा हूँ. आप लोग ब्लैंक नहीं हो कि सिर्फ रिवीजन क्लास करके जाना है, ऐसा नहीं है. आपको कहीं ना कहीं पहले से प्रिपरेशन ही कर चुके हो, उसी एग्जाम्पशन के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि अब इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे क्वेश्चन मुझे कवर करने हैं, तो
उस लेवल का, जैसे हम नॉर्मल क्लास में अपलोड करते थे, नॉर्मल क्लास में जैसे डिस्कशन करते थे, उस लेवल का नहीं हो पाएगा। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं या जो मैंने अपना डिस्कशन में इंक्लूड नहीं कर पाया था मैं, जो वो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सो दैट इट विल ऐड टू योर प्रिपरेशन। ओके, वी जस्ट स्टार्टिंग द कंसोलिडेशन चैप्टर। ओके, आगे चलते हैं। ओके, स्टार्टिंग करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट से। मीनिंग बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटीग्रेशन मतलब क्या है? लाइन आइटम्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट भी है, बट नोट्स टू अकाउंट को तो आप इंटीग्रेट नहीं करते हो, आप जनरली ये तीन को इंटीग्रेट करके लाइन आइटम को ऐड करके दिखाओगे सर। लेकिन अभी तक तो हमने हमेशा बैलेंस शीट को लेके ही किया हुआ है। ऑब्वियसली बैलेंस शीट को लेके ही किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलर क्वेश्चन इसी के ऊपर है। तो सर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? द आंसर इज नो। आने का चांसेस नेग्लिजिबल है, रेयर है। आने का चांसेस एकदम है नहीं बोलने से चलेगा। तो पॉपुलर क्वेश्चन बैलेंस शीट को लेके है, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट को देखते हैं। अदरवाइज कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है। ओके, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने लाइन आइटम्स हैं उसको वन बाय वन आपको ऐड करना है। किसका? दो कंपनीज होंगे, क्योंकि कंसोलिडेट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो मिनिमम दो कंपनी तो होंगे। होल्डिंग कंपनी रहेगा, सब्सिडियरी कंपनी रहेगा। इन दोनों का जो बैलेंस शीट है, उसको वो बैलेंस शीट को इंटीग्रेट करके दिखाना ही कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स है। ओके, इसमें होल्डिंग कंपनी क्या? फर्स्ट पॉइंट कवर्ड। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या? जिसने जो कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हो, जिसने 50%, मोर देन 50% वोटिंग पावर एक्वायर किया हो, और कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। ये सारे जो नोट्स है ना बेटा, ये कट शॉर्ट करके जो मेन पॉइंट है उसी को बस हाईलाइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सो दैट आपको रिवीजन का मतलब क्या है, सारे पॉइंट्स को बस हाईलाइट करना, ताकि आपको वो चीज़ साइमल्टेनियसली क्लिक हो। हमने दो कंडीशन पढ़ा था नॉर्मल क्लास में भी, कि एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग पावर एक्वायर कर रही है, और एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंपोजिशन है उसको अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज किस डायरेक्टर को बाहर निकालना है, किसको अपॉइंट करना है, उनका जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। ओके, इन दोनों केस में आप होल्डिंग कंपनी बन जाते हो, और सब्सिडियरी कंपनी को आपको कंसोलिडेट करना होता है। और दूसरा चीज़ ये है, ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बनाता कौन है? होल्डिंग कंपनी ही बनाता है। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो बनाता नहीं है, सब्सिडियरी कंपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाता है। आप उस बैलेंस शीट को लेके होल्डिंग कंपनी अपने बैलेंस शीट के साथ मर्ज करके दिखाना इज नथिंग बट योर कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर। बच्चों ये जो पॉइंट है ना, इसमें क्या क्या आएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है क्लास में। ओके, इंड एज 110, ये बस मैंने आपको फॉर क्लैरिटी ऑफ योर कंसेप्ट उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में है, जो हमने क्लास में कवर किया हुआ, क्या इंड एज में भी वही है? ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं। तो सर हमको एग्जाम में क्या इंड एज 110 को लेके करना है कि 21 को लेके करना है? ऑब्वियसली इसको लेके ही करना है आपको। तो जिस कंपनी पे इंड एज एप्लीकेबल होता है वो लोग अपना कंसोलिडेशन इंड एज 110 के हिसाब से करते हैं। अदरवाइज एज 21 इज आर प्राइम मैनुअल, जिसको लेके आप लोग कंसोलिडेशन करते हो प्लस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 हो गया। नेक्स्ट इज 129 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। यहाँ पे क्या बोलता है कि आप अगर एक कंपनी हो और आपके पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी एंटिटी है, कंपनी नहीं बोलता है, वो एंटिटी बोलता है। ओके, सब्सिडियरी एंटिटी है। अब ये एंटिटी में कंपनी भी आ सकता है, ये एंटिटी में एलएलपी भी आ सकता है, ये एंटिटी में फर्म भी आ सकता है। आर यू गेटिंग इट? मैं ये क्यों नोट करा रहा हूँ? ये आपका एमसीक्यू में हेल्प करेगा। सेक्शन 129(3) अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, लॉ में भी ये कवर्ड है। उसमें बोलता है कि मोर देन वन और मोर देन वन, अगर आपके पास सब्सिडियरी एंटिटी है, एंटिटी में क्या हो जाएगा? कंपनी भी कवर हो जाएगा, एलएलपी भी कवर हो जाएगा, और फर्म भी कवर हो जाएगा। तो सर अगर एक कंपनी ने मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर जो है, या जो कैपिटल है, एलएलपी या फर्म में तो कैपिटल होता है ना, पार्टनरशिप कैपिटल जो होता है,
पार्टनर्स कैपिटल, तो उसमें अगर एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है मोर देन 50%, तो उस केस में भी एलएलपी या फर्म को भी आपको कंसोलिडेट करके दिखाना होता है। अच्छा, तो हाउ टू प्रिपेयर में क्या है, हमको AS21 का ध्यान रखना है, जिसपे इंडेस एप्लीकेबल होता है वो लोग इंडेस का ध्यान रखेंगे। सेक्शन 129(3) बोलता है, इसीलिए हम लोग ये AS21 के हिसाब से करते हैं। रेड विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रेड विथ रूल 6 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014। अब ये रूल 6 का मतलब क्या है, ये रूल 6 आपको बताता है कि मैनर ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, मतलब किस हिसाब से या कौन सा प्रोसेस फॉलो करके सॉरी कौन सा प्रोसेस फॉलो करके आप कंसोलिडेट करोगे। तो ये रूल 6 उस लिए प्रेस्क्राइब किया हुआ है। अब ये रूल 6 को लेके थोड़ा सा डिस्कशन है, जिसको लेके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन भी इसको लेके मेरे पास आए थे बच्चों के, तो मैंने सोचा कि ये पॉइंट भी यहाँ पे कवर कर दें, क्योंकि नॉर्मल क्लास में हमने ये कवर नहीं किया हुआ था। आगे चलते हैं। रूल 6 मैनर ऑफ कंसोलिडेशन है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। रूल 6 डज नॉट अप्लाई टू ए कंपनी if it meets all the conditions as below। all the conditions बोला है, जो भी कंडीशन नीचे हम पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो रूल 6 अप्लाई नहीं करेगा, मतलब कंसोलिडेशन प्रोसेस ही अप्लाई नहीं करेगा आपके ऊपर, कंसोलिडेशन अप्लाई नहीं करेगा। तो दीज आर द एक्सेप्शन लिस्ट। ये कैटेगरी को अगर आपका कंपनी, कौन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तो उसको कंसोलिडेशन नहीं करना है। ओके, कंसोलिडेशन में रिलैक्सेशन है उसको। ओके, व्हाट आर द पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, पहले लिखा क्या, होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एनी अदर कंपनी। साइड में मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। ए ने 100% एक्वायर किया बी में, और बी ने 60% एक्वायर किया सी में, ठीक है। वे स्पीकिंग अबाउट दिस, हमने ये एग्जांपल इसलिए रखा है कि ये कंडीशंस जो हैं उसको समझना है हमको। ओके, पहले क्या बोला, होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एनी अदर कंपनी। वे स्पीकिंग अबाउट बी लिमिटेड विच इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एनी अदर कंपनी, दैट इज ए लिमिटेड। ओके, सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी। कौन सा कंपनी, बी लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, सर ठीक है। और सॉरी, नॉर, अनलिस्टेड कंपनी तो है ही, नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करके रख चुके हो तो भी ये कंडीशन आपने वायलेट किया, मतलब आइदर लिस्टेड हो ही नहीं या नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, आइदर इन डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट, ठीक है। तो बी लिमिटेड लिस्टेड है ही नहीं या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग भी नहीं है। ओके, इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी मीन्स ए लिमिटेड, ये सीएफएस बनाता है, ठीक है। कंडीशन को फिर से समझते हैं। जिस कंपनी का बारे में बात कर रहे हो जो होल्डिंग कंपनी है, दैट इज 100% सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एनी अदर कंपनी। ओके, पहला, ये कंपनी बी लिमिटेड लिस्टेड नहीं होना चाहिए, नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होना चाहिए। ओके, तीसरा क्या बोलता है कि इसका जो पेरेंट कंपनी है, कौन, ए लिमिटेड, ये अपना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा है। देन इन दैट केस बी लिमिटेड के ऊपर मैंडेटरी है नहीं कि वो कंसोलिडेशन बनाए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि सी लिमिटेड का ये होल्डिंग कंपनी है, तो सी लिमिटेड को लेके इसको, सी लिमिटेड का बैलेंस शीट को लेके बी लिमिटेड को भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना चाहिए था। बट ये कंडीशन अगर आप सारे के सारे, ऑल द कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तो आपके ऊपर एग्जाम्पशन है। ओके, आगे चलते हैं। आई गेस ये जो पॉइंट है ये क्लियर है। एक्सक्लूजन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, अब इसको लेके दो जगह एक्सक्लूजन बताया गया है। एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बोलता है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 दो कंडीशन बताता है। पहले बोलता है कि व्हेन द कंट्रोल इन सब्सिडियरी इज टेम्पररी, आपने मोर देन 50% होल्डिंग तो कर लिया, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, टू सेल इन द फ्यूचर। आप लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए इसको रख नहीं रहे हो, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए आपने वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ, आपका पर्पज शॉर्ट टर्म के लिए, अभी 60% लिया है, बाद में जाके बेच दूंगा मैं। ओके, इन दैट केस, और लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस ऑन एस लिमिटेड, मतलब सब्सिडियरी के ऊपर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं that impairs its ability to transfer funds to its parent, sorry,
टू इट्स पेरेंट, मतलब सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई भी फंड ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सर्टेन लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर है तो उसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनेगा, मतलब उस सब्सिडियरी को आप कंसिडर नहीं करोगे व्हाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ओके ओके, ये एस 21 बोलता है। फिर हमारा रूल 6 भी आएगा, मतलब ऐसा एक होल्डिंग कंपनी जहां पे ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उस केस में भी कंसोलिडेशन अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, ओके सर, आगे चलते हैं स्टेप्स। अब यहाँ से हमारा क्लास नोट वाला बात, ये जो ऊपर के जो पॉइंट्स है ना, ये एडिशनल डिस्कशन किया मैंने यहाँ पे जो हमने क्लास में नहीं किया हुआ था। ओके, स्टेप्स में क्या है, एकदम इजी स्टेप था, वही स्टेप को रिकॉल करना है। और माइंड यू एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से ये बताना चाहता हूँ, डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि स्टेप्स जो हम अलग अलग करके समझे थे वो ईच स्टेप एक एक एमसीक्यू बन सकता है। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन रखना है कि ईच स्टेप को बहुत अच्छे से देखना, समझना है और कैलकुलेट। अगर हम स्टेप्स को देखेंगे तो स्टेप्स टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो हम क्लासेस में भी कवर कर चुके हैं, सेम वे में हम आगे चल रहे हैं बट थोड़ा कट शॉर्ट रख के डिस्कशन को इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे फोकस कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, डेट ऑफ एक्विजिशन पहले हमको देखना है किस डेट पे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी में एक्वायर किया शेयर्स। ओके, स्टेप नंबर 2 इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जब तक आपको पता नहीं होगा आप आगे के कुछ भी नहीं कर सकते। तो कितना पोर्शन ऑफ सब्सिडियरीज कैपिटल इज बीइंग हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रेफरेंस शेयर्स में या डिवेंचर्स का जो होल्डिंग है, मतलब सब्सिडियरी कंपनी में अगर प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर होल्डिंग भी है जिसमें होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर्स, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर्स का ही होल्डिंग देखते हैं। हाँ, ये दोनों हमारा इंक्लूड होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब आप कैलकुलेट करते हो आगे आएगा, वहाँ पे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये जरूर इंक्लूड होगा, बट उतना ही परसेंट इंक्लूड होगा जितना परसेंटेज का होल्डिंग आपका इक्विटी शेयर्स में है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इक्विटी शेयर्स का होल्डिंग आप देखोगे। ओके, स्टेप नंबर 3, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। अगेन रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बेस होने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्सिडियरी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, दूसरे को बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। ये कैपिटल प्रॉफिट क्या है, हमारा जो कैलकुलेशन में हमने जो दिखाया हुआ था, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज नथिंग बट आवर कैपिटल प्रॉफिट। और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। ये जो पार्ट है ये आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेशन में जाता है और ये जो पार्ट है ये आपका कहाँ जाएगा, होल्डिंग कंपनी का जो पीएल है उसमें ऐड होता है, होल्डिंग कंपनी का पीएल में ऐड होता है। सर क्या सारे के सारे पूरा जितना सब्सिडियरी कंपनी का जितना कैपिटल प्रॉफिट जितना रेवेन्यू प्रॉफिट सब चला जाएगा, नहीं। इसीलिए तो आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसाइड किया ना, यहाँ पे जितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड है, कैपिटल प्रॉफिट भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी में। अच्छा, रेवेन्यू प्रॉफिट भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी में। तो होल्डिंग का जितना शेयर आ रहा है उसका बारे में बात करें, होल्डिंग का शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा, होल्डिंग का शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट पीएल में जाएगा। तो सर व्हाट अबाउट दिस माइनॉरिटी वाला पार्ट, माइनॉरिटी का ये दोनों प्री और पोस्ट का जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का जो शेयर है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जो स्टेप नंबर 4 हम कैलकुलेट करेंगे उसमें ये दोनों आ जाएगा। देखो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यहाँ आ गया। तो टोटल प्रॉफिट या रिजर्व्स सारे इंक्लूड हो गए इसमें। पूरा का जो रिजर्व्स एंड पीएल है सब मिला के दो पार्ट में डिवाइड हुआ, प्री एंड पोस्ट दोनों को दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया, होल्डिंग का शेयर और माइनॉरिटी का शेयर। होल्डिंग का शेयर दो अलग अलग जगह चला गया, माइनॉरिटी का शेयर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह गया जिसको बोलेंगे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट पेबल टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। एंड आई हैव नोटिस समथिंग कि ये जो तीन चीज़ें जो ऐड होती हैं इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ रहे हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दैट इज़ कैपिटल प्रॉफिट का माइनॉरिटी का शेयर, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट दैट इज़ रेवेन्यू प्रॉफिट का माइनॉरिटी का शेयर, सब ऐड हो जाएगा, इसके साथ माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज बन रहे हैं क्योंकि आपका
सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो और है नहीं, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, मैंने इसीलिए बोला कि ईच एंड एवरी स्टेप जो हमने डिस्कस किया हुआ था क्लास में सबके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब क्या? कॉस्ट इनकर्ड इन एक्वायरिंग कंट्रोल in the subsidiary company, cost incurred by holding in acquiring control of the subsidiary company। तो इसमें दो ही चीज़ें हम कंपेयर करते हैं। पहला पॉइंट में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कितना इन्वेस्ट किया और इन रिटर्न आपको वैल्यू कितना मिला। इसी लॉजिक के साथ हमने समझा था। दोनों का डिफरेंस इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व, यही हमने सीखा हुआ था। ध्यान क्या रखना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप देखोगे बैलेंस शीट में एसेट में जो रहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करके, अगर सब्सिडियरी कंपनी का प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, जो कि पूरा डिटेल डिस्कशन क्लास में किया हुआ था। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब, प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब डिविडेंड तो प्रॉफिट को ही यूटिलाइज करके सब्सिडियरी कंपनी डिक्लेयर करती है। अगर सब्सिडियरी कंपनी ने अपना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को यूटिलाइज करके डिविडेंड दिया, दैट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्वेश्चन में है तो होल्डिंग कंपनी का जितना शेयर है, ये जो यहाँ पे लेस कर रहे हो, ये होल्डिंग कंपनी का शेयर लेस कर रहे हो। एच लिमिटेड, एच का जो शेयर है, ठीक है, वो यहां से लेस हो रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट एच का और डिविडेंड कितना प्री एक्विजिशन से मिला एच को, वो माइनस हो जा रहा है यहाँ पे। ओके, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमको क्या क्या लेना है? कैपिटल, सब्सिडियरी कंपनी का जितना कैपिटल है उसमें कितना होल्डिंग का है वो ले लिया आपने। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो यहाँ पे हमने कहाँ पे डिस्कस किया, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में, ये जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आना था। ओके, ये यहाँ पे आ जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में। ओके, प्रेफरेंस कैपिटल और डिवेंचर्स में अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसका वो भी हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में आता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इन टोटल आपका वैल्यू हो जाएगा। मतलब अगर ये 100 रुपये है क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और ये 90 रुपये है, मतलब 100 हमने पे किया, वैल्यू हमको मिला 90, तो 10 का हो गया गुडविल, कैपिटल लॉस है ये, कैपिटल लॉस। ओके सर, अदरवाइज अगर ये 100 का है और वैल्यू है 110 का, मतलब 110 का माल हमको 100 में मिल गया, तो हमारे लिए तो प्रॉफिट है ना, ये 10 हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। इन आइदर केस ओनली एक ही सिचुएशन अराइज हो सकता है, दो तो होएगा नहीं। आइदर कैपिटल लॉस होगा और कैपिटल प्रॉफिट होगा। कैपिटल लॉस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। ओके सर, ये गुडविल जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो नॉन करंट एसेट के अंदर ये गुडविल शो करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन यूनिट, इसको लेकर डिस्कशन अभी हुआ है और क्लास में आई गेस बहुत अच्छे से इसको लेकर डिस्कस हो चुका है। प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, सब्सिडियरी कंपनी कौन सा प्रॉफिट यूज़ करके डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, उसी से ही आपको पिक करना है कि ये प्री डिविडेंड है कि पोस्ट डिविडेंड है। अगर प्री है तो उसका ट्रीटमेंट जो है, प्री का 2 पार्ट बनेगा, एक होल्डिंग और माइनॉरिटी का। होल्डिंग वाला जो शेयर होगा वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इन्वेस्टमेंट से माइनस हो जाएगा, और माइनॉरिटी वाला जो शेयर है वो कुछ नहीं करना है, क्योंकि एज इट इज़ वो तो पे हो ही जाता है ना माइनॉरिटी वालों को। आपने जब टोटल प्रॉफिट को डिवाइड किया, उसमें रिमेनिंग ये जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट आप करते हो ना, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो जो डिविडेंड वाला पार्ट है वो आ ही जाता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में। सो अलग से उसको कैलकुलेट करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ एच लिमिटेड शेयर इन द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज डिफरेंट, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में पहले डिवाइड किया। देन होल्डिंग कंपनी का जितना शेयर है वो यहाँ पे हमने ले लिया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दिया। ओके सर, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट अगेन रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यूज मैंने ये नोट किया कि एमसीक्यूज इसको लेके बहुत आ रहे हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब क्या, 2 टाइप के ट्रांजेक्शन थे, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। अपवर्ड ट्रांजैक्शन मतलब सब्सिडियरी ने होल्डिंग को बेचा, डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन मतलब होल्डिंग ने सब्सिडियरी को बेचा। दोनों अलग अलग है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इसके ऊपर बेस्ड है, हमने इसको लेके एग्जाम्पल भी किया हुआ है, ठीक है। अपवर्ड ट्रांजैक्शन को लेके एग्जाम्पल भी किया हुआ है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी को लेके बेस्ड हैं कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी को कुछ गुड्स बेचा, उस गुड्स में कुछ प्रॉफिट, ऑब्वियसली होल्डिंग कंपनी ने जब सब्सिडियरी को गुड्स बेचा होगा तो उसमें प्रॉफिट एलिमेंट हो गई। तो सब्सिडियरी कंपनी के पास तो अगर से फॉर एग्जांपल 100 का मैंने गुड्स कॉस्ट है ये,
मैंने 10 रुपये प्रॉफिट ऐड किया उसके साथ, मैं होल्डिंग कंपनी हूँ, 110 में बेच दिया। ठीक है, अगर आप होल्डिंग कंपनी हो, होल्डिंग के लिए कॉस्ट है 100, प्रॉफिट है 10 और सेल्स प्राइस जो है वो 110 है। लेकिन सब्सिडियरी कंपनी के लिए कॉस्ट तो यही है ना, उसको तो पता नहीं होता 10 रुपये प्रॉफिट है कि क्या है, उसके लिए कॉस्ट ये है। अब बोलता है अगर यही पूरा का पूरा गुड्स जो आपने बेचा, ये अगर सब्सिडियरी कंपनी के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रह गया एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप कंसोलिडेशन बना रहे हो, ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी में अगर 110 पड़ा है और अगर 110 का 110 पूरा का पूरा अपने स्टॉक में ले लिया, कंसोलिडेटेड स्टॉक में ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? इंटर कंपनी प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो रियलाइज ही नहीं हो पाया, तो आप कैसे दिखा रहे हो? 110 में तो प्रॉफिट एलिमेंट है ना 10, इसलिए इसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। तो क्लोजिंग स्टॉक, जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जब क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, उसमें 110 से अनरियलाइज प्रॉफिट को 10 रुपये का माइनस कर देना पड़ेगा। और साइमल्टेनियसली दो ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक से माइनस होगा, साइमल्टेनियसली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, वहां से भी 10 रुपये माइनस होगा क्योंकि ये अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो यही ट्रीटमेंट है। ओके, लास्ट में आता है म्यूचुअल ओइंग्स, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। म्यूचुअल ओइंग्स मतलब एच लिमिटेड है, एस लिमिटेड है, आइदर एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को कुछ क्रेडिट में दिया या एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को कुछ क्रेडिट में दिया। इन शॉर्ट, मेरा मान लो बिल्स पेएबल है, बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। एच लिमिटेड में कुछ बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है जो कि एस लिमिटेड का है, तो सेम बिल्स रिसीवेबल एस लिमिटेड में वो बिल्स पेएबल करके दिख रहा होगा। इन आइदर केसेस ये तो म्यूचुअल ओइंग्स है ना, होल्डिंग और सब्सिडियरी के बीच का लेन देन है। तो जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हो, इन दोनों कॉमन आइटम को हटा देते हैं। यही हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। आई गेस आपका इस डिस्कशन के साथ जो ओवरऑल डिस्कशन है कंसोलिडेशन को लेकर, जितना रिवीजन में चाहिए, दैट्स बीइंग डन। अब हम कंसोलिडेशन के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। राउंड अबाउट 20 क्वेश्चंस हैं, हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, क्वेश्चन नंबर 1 अब देखते हैं। इक्विटी होल्डर ऑफ ए कंपनी, एंड अगेन हमने ये इस चीज़ को लेकर डिस्कशन भी किया था कि सिर्फ क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे रिवीजन में, नहीं, हम इसका थियोरेटिकल पार्ट भी कवर कर रहे हैं साथ में। इसमें एग्जाम क्वेश्चन, सुचिता पब्लिकेशन का जो वो अपना स्कैनर है, उसके भी कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे, और मेरे साइड से कुछ क्वेश्चन कंबाइंड है। ओके, इक्विटी शेयरहोल्डर कंपनी, इक्विटी होल्डर ऑफ ए कंपनी विच डज नॉट, वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, विच डज नॉट हैव द वोटिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर बिलो 50% ओनरशिप ऑफ द कंपनीज इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब क्या, इसको ले पढ़ के मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आया, वो शेयर होल्डर सब्सिडियरी कंपनी में, वो शेयर होल्डर जिनका 50% से कम होल्डिंग है, उनको क्या बोलेंगे सर? माइनॉरिटी। ओके, आगे चलते हैं। ये सारे एग्जाम क्वेश्चन हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एच लिमिटेड होल्डिंग कर रहा है कितना? एच इज ए होल्डिंग कंपनी ऑफ एच लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 18-19। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल को लेके पूरा बात है यहाँ पे, और लास्ट में कॉमन अमाउंट को हटा के आपको म्यूचुअल ओइंग्स दिखाना है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो अगर यहाँ पे पूरा समअप मैंने किया हुआ है, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का जो बिल्स रिसीवेबल है ना बेटा, उसमें से 4 लाख का 5 लाख का बिल्स रिसीवेबल है, और वही बिल्स रिसीवेबल एस लिमिटेड में बिल्स पेबल होना चाहिए, जो भी हम बात कर रहे थे, दोनों में है। तो अगर इतना छोड़ गया और कुछ ये सब डिस्काउंटेड एंडोर्स ये सब अगर कुछ नहीं बोलता, तो हम 5 लाख पूरा का पूरा बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल हटा देते, ठीक है। यही बोलते कि 5 लाख ही म्यूचुअल ओइंग्स है। बट आगे क्या बोला, होल्डिंग कंपनी ने डिस्काउंट कर दिया, आउट ऑफ 5 लाख से 4 लाख ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया, तो म्यूचुअल ओइंग्स बचा कितना? 1 लाख। ओके सर, ठीक है। और सब्सिडियरी कंपनी ने क्या किया, ये जो 5 लाख का बिल्स पेबल था, उसमें से 3 लाख एंडोर्स कर दिए। एंडोर्स मतलब बिल्स पेबल आप एंडोर्स कर दिए किसी थर्ड पार्टी को, तो वो तो अब थर्ड पार्टी लाइबिलिटी बन गया ना, आप होल्डिंग और सब्सिडियरी के बीच का बात रहा नहीं। तो इसका रिमेनिंग कितना बचा? 2 लाख। हमको तो कॉमन अमाउंट हटाना है। म्यूचुअल ओइंग्स में कितना कॉमन अमाउंट बच जाएगा? कॉमन अमाउंट मतलब दोनों में जो है। ओके, इसका रिमेनिंग है 2 लाख, इसका रिमेनिंग है 1 लाख,
तो 1,00,000 इज आवर कॉमन अमाउंट, वही हमारा म्यूचुअल डेटर्स है। इज इट ओके? ओके सर, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम एनालिसिस करेंगे, बहुत ध्यान से एक ही चीज़ देखिएगा यहाँ पे। 1 अप्रैल को एक्वायर किया और बैलेंसेस 31 मार्च का दिया हुआ है, मतलब एक दिन का आगे पीछे। 1 अप्रैल 2019 को एक्वायर किया, बैलेंसेस दिए 31 मार्च 2019 का, एक दिन पहले का बैलेंस दिया हुआ है। तो इस सारा का सारा ये जो पार्ट है, ये दोनों का दोनों प्री वाला पार्ट दे दिया हमको। कैपिटल का बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल रिजर्व और पीएल, ये दोनों प्री एक्विजिशन है। आगे चलते हैं। 1 अप्रैल को मशीन को रिवैल्यू किया 25% एवर इट्स बुक वैल्यू ऑफ ₹12,50,000। तो 12,50,000 से बुक वैल्यू, 12,50,000 का 25% दैट इज 3,12,500, इतना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो। सर कोई बात नहीं है, ये भी प्री वाला पार्ट है। आपको पूछा क्या वो आपको क्लियर होना चाहिए। अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो आपको तो पहले एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाना ही पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन में देख के इतना कर सकते हैं कि 16 लाख आपका एक्वायर किया आपने, तो 80%, 20 लाख का शेयर्स है, तो माइनॉरिटी वाले 20% है, 80-20 दोनों हो गया। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही होगा, बाकी दोनों तो आएंगे। तो अगर नेट में देखेंगे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 7,40,000 का लॉस हुआ, तो नेट में आपका लॉस कितना बच गया? 5,40,000। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेट किया। आई गेस द आइडिया इज वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट कंसोलिडेशन, ये आपका हो ही जाना चाहिए आई गेस। गुडविल है इज द आंसर। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इफ ए लिमिटेड होल्ड्स 60% इन बी लिमिटेड और बी लिमिटेड 40% इन सी लिमिटेड, ओके, तो अगर ए इज द होल्डिंग ऑफ बी, बी इज द होल्डिंग ऑफ सी, सो इनडायरेक्टली ए इज द होल्डिंग ऑफ सी ऑल्सो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा ए कितना परसेंट होल्डिंग कर रहा है सी में इनडायरेक्टली, ठीक है। बी ने अगर 40% सी में होल्ड किया, तो बी का जो नेट एसेट है उसमें 40% ऑफ सी का वैल्यू भी ऐड किया हुआ है, जिसका 40% ए भी है। अगर आप ए का टोटल निकाल रहे हो, ए का अगर वैल्यू निकाल रहे हो, ए का अगर नेट एसेट निकाल रहे हो, उसमें 60% ऑफ बी भी इंक्लूडेड है, और बी का अगर नेट एसेट निकाल रहे हो 40% ऑफ सी भी इंक्लूडेड है। तो इनडायरेक्टली ये 40% का भी 60% ए का, तो दैट इज द आंसर। आपको पूछा है ए लिमिटेड इनडायरेक्टली कितना होल्ड कर रहा है सी में, तो सी में जो बी का होल्डिंग है 40%, जिसका 60% ए होल्ड कर रहा है विच इज 24%। तो ए इनडायरेक्टली होल्ड्स इन सी लिमिटेड 24%। ओके, तो दिस इज द आंसर। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसलिए इसको भी इनकॉर्पोरेट किया। सब्सिडियरी कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन, ये हमारा पहला डिस्कशन में ही कवर्ड है। AS21 का रिस्ट्रिक्शन है ये, एक्सक्लूजन वाला पार्ट जो हमने कवर किया था, बोथ ए एंड बी हो गया। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी, ये पहले भी कवर्ड हो चुका है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन गुड्स इन स्टॉक डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में ये डिडक्ट होता है सब्सिडियरी कंपनी का। ओके, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इसको वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में मतलब हम एडजस्ट करके दिखाते हैं। ओके, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। याद आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम माइनस करते हैं, तो माइनस करना इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर देना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जितना डेबिट करते हो वैल्यू बढ़ जाता है, और क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड को आप इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटाते हो तो क्रेडिट करते हो, दैट इज द आंसर, क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो ये 20 क्वेश्चंस थे जो कंसोलिडेशन के थे। आई होप आपको ये यूजफुल लग रहा है ये सारे क्वेश्चंस और जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको लेके। तो विद दिस हमारा कंसोलिडेशन चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम जंप ऑन कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो 80-20 इज आर रेशियो। ओके, अब अगर आप एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट को देखोगे तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में जनरल रिजर्व है प्री एक्विजिशन 45 पूरा, पीएल 32 पूरा का पूरा, उसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट
12.5 लाख का 25% रिवैल्यूएशन अपवर्ड किया है तो 3,12,500, ये पूरा का पूरा है, तीनों मिला के आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है टोटल, जिसको 80-20 में आप डिवाइड कर दिए तो 20% आ रहा है 16,02,500। ठीक है, ये माइनॉरिटी का हिस्सा है। ठीक है, आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा है तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट में क्या क्या आता है, कैपिटल का पार्ट आता है, प्री प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट तो यहाँ पे है नहीं, तो कैपिटल का पार्ट आएगा और प्री एक्विजिशन का पार्ट आएगा। तो अगर आप देखोगे कैपिटल का 40 लाख आ गया और 16,02,000 आ गया, तो टोटल आपका हो गया 56,025। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। वेयर इज इट, ये 75% होल्डिंग था हमारा किसमें, एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड में 75%, तो बाकी 25% इज माइनॉरिटी। ओके, 31 मार्च का बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो डेट ऑफ एक्विजिशन इज अननोन। डेट ऑफ एक्विजिशन इज अननोन, आपको 31 मार्च का बैलेंस दिया हुआ है 2019 का। शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस सब दे दिया है। ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड इज 1,62,000, मतलब ये COI है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपको पूछा, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा, बट फॉर दैट आपको एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट भी बनाना पड़ेगा। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में क्या करेंगे हम, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में 25, 35 और कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी 10 लाख का है, टोटल इज 70 लाख। ओके ठीक है सर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 75 एंड 25, रेस्पेक्टिव शेयर्स आ गए। अब हमको इसको लेके बात करना है, क्योंकि 52,500 हमारा 52,50,000 जो है ये हमारा एच लिमिटेड का है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना था। ठीक है, कैपिटल का पार्ट अगर देखेंगे 150 लाख का था, 75% मेरा, तो ये हो गया कैपिटल का पार्ट। प्री प्रॉफिट हमने इसको प्री एक्विजिशन एज्यूम किया है। ओके, अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स वेयर अंडर दिस। ओके, इसमें हाँ, इसमें डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, तो इसी एग्जाम्पशन के साथ हमारा ये हमने क्वेश्चन का सलूशन किया है कि इसमें जो ये बैलेंसेस दिए हुए हैं दीज आर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का बैलेंस, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो उसी एग्जाम्पशन के साथ ही ये किया हुआ है। तो आंसर आपका आ रहा है 3 लाख का। तो कैसे आया, टोटल आया आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 165, 162 का हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल रिजर्व आपका, एक सेकेंड, सॉरी कैपिटल रिजर्व नहीं है ये, एक्सट्रीमली सॉरी, ये गुडविल है। क्यों, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी कैपिटल रिजर्व ही है। ओके ओके, कैपिटल रिजर्व ही है, मतलब आपका कॉस्ट लगा 162 लाख का और 165 लाख का आपका वैल्यू मिला है आपको। ओके, तो 3 लाख का आपका आ गया क्या, 3 लाख का आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये मेरा क्लरिकल मिस्टेक था। कैपिटल रिजर्व आएगा 3 लाख का। दिस इज योर आंसर, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमको देखना है बस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना। अगर वैल्यू ज़्यादा है कॉस्ट से तो हमारा प्रॉफिट है जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, वैल्यू अगर कम है कॉस्ट से तो हमारा कैपिटल लॉस है गुडविल में जाएगा। तो यहाँ पे गुडविल नहीं, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आंसर होगा। ओके, 3 लाख का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ द अबव है, नॉर्मल थियरी वाला क्वेश्चन है। अगर आप 60 मार्क का देखेंगे तो 5 मार्क्स अराउंड का दिसंबर 19 में ये पूछा हुआ था, जो कि वेटेज बहुत कम है कंसोलिडेशन जैसे चैप्टर के लिए। तो आगे हम मतलब ये जो कमिंग एग्जाम है इसमें हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं 5 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हैं आपके पास, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करते हुए जाना है। ओके, ये क्वेश्चन में और कोई डाउट होना नहीं चाहिए, हमने स्टार्टिंग में ही वो पॉइंट कवर कर लिया है। ओके, अनलिस्टेड कंपनी इन व्हिच केस कंसोलिडेशन इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, अनलिस्टेड कंपनी में कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये उसी पॉइंट, रूल नंबर 6 का जो एनालिसिस था उसी पॉइंट को देख के ये क्वेश्चन बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। होल्डिंग कंपनी ने सेल किया है 27,000 का, जिसमें 36,000 में उसने बेचा। ओके, कॉस्ट है 27, 36 में आपने बेचा, 9,000 का प्रॉफिट इसमें जोड़ के आपने सब्सिडियरी को बेचा, डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन है। ओके, सब्सिडियरी कंपनी ने जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उसमें बोल रहा है कि 6,000 का गुड्स अनसोल्ड है। अब ये सब्सिडियरी कंपनी 6,000 जो बोल रहा है, ये 6,000 किस में से 6,000 है, 36,000 में से 6,000 है, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी के लिए तो कॉस्ट 36 है ना, उसमें से 6,000 स्टॉक में है। तो अगर हम यूनिटरी मेथड देखेंगे 36,000 का टोटल जब सेल्स प्राइस था
उसका कॉस्ट था 27,000 जिसमें 9,000 का प्रॉफिट था। अब 6,000 का सेल्स प्राइस है, उसमें प्रॉफिट कितना है वही बस कैलकुलेट करना है, यूनिटरी मेथड है। आई गेस इट इज़ वेरी मच क्लियर। 1500 इज योर आंसर, 1500। ओके, आगे चलते हैं। होल्डिंग कंपनी ऑल ऑफ द अबव होंगे, एनी ऑफ द अबव, सॉरी, कोई भी सिचुएशन में आप होल्डिंग हो सकते हो। तीनों चीज़ हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। गुड्स ऑफ रुपीज दिस 20,000 इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का स्टॉक में इतना है तो दिस इज द सेल्स वैल्यू। ओके, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी तो उसी फिगर को इनकॉर्पोरेट करता है ना जिसमें वो परचेज करता है, तो 20,000 इज द सेल्स वैल्यू ऑफ एच। ओके, परचेज किया आपने एच, अगेन डाउनवर्ड ट्रांजेक्शन है। वेयर एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी भी इसको इग्नोर मत करना। जब भी परसेंटेज वाइज प्रॉफिट को दे, ये परसेंटेज किस पे बोल रहा है, सेल्स पे बोल रहा है कि कॉस्ट पे बोल रहा है, अकॉर्डिंगली पूरा कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पे ही बोला है तो 20,000 का 10% सीधा निकाल लो, 2,000 का आ जाएगा आपका अनरियलाइज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्पीड रखना पड़ेगा हमको क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट को हमको कवर करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। जी लिमिटेड एक्वायर किया 80% 1 जनवरी को जेड लिमिटेड का। ओके, जेड लिमिटेड में 45,000 है क्या, फॉर गुड्स सप्लाइड बाय जी लिमिटेड, मतलब अगेन डाउनवर्ड ट्रांजेक्शन है। जेड लिमिटेड का जो ट्रेड पेएबल है, ओके, ट्रेड पेएबल में 45,000 है। मतलब क्या, अगर आप गुड्स बेचते हो तो ऑब्वियसली कैश और क्रेडिट का बात आता है। स्टॉक में तो एक इम्पैक्ट पड़ता है इन केस ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, लेकिन अगर आप क्रेडिट में, एच लिमिटेड ने एस को अगर क्रेडिट में माल बेचा तो उसमें डेटर क्रेडिटर का बात भी आता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है हमेशा सजा के बोलेगा कि नहीं स्टॉक में इतना इंक्लूडेड है। ट्रेड पेएबल में तो ऑब्वियसली जेड लिमिटेड इज द सब्सिडियरी कंपनी, तो वो अगर क्रेडिट में माल परचेज करेगा तो ट्रेड पेएबल में तो आएगा ही। 45,000 का गुड्स आपने खरीदा, ओके ठीक है, जिसमें प्रॉफिट रखा हुआ था 9,000 का, ठीक है। अब इसमें 1/5 ऑफ द गुड्स आर स्टिल इन स्टॉक, ठीक है। किसका 1/5? इसका 1/5। 45,000 का 1/5 अगर निकालेंगे तो 9,000 स्टॉक में अभी भी है जिसमें कुछ प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ा हुआ है, राइट। ओके, टोटल प्रॉफिट हमारा 9,000 का था। अगेन यूनिटरी मेथड आएगा। अगर आप अनरियलाइज प्रॉफिट 9,000 जो स्टॉक में है उसमें कितना अनरियलाइज प्रॉफिट देखना चाहोगे तो 45 पे था 9,000, तो 9,000 पे कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है, यूनिटरी मेथड में अगेन निकालेंगे, इट इज 1800। तो ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है, 1800। इज इट ओके? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एस लिमिटेड एक्वायर्ड 70%। आपने 70% एक्वायर किया, कब एक्वायर किया? 1 अक्टूबर। ये आ गया टिपिकलिटी, 1 अक्टूबर को आपने एक्वायर किया, ओके। 5 लाख कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। 1 अप्रैल को आपने अक्टूबर में किया है, आपने अक्टूबर में एक्वायर किया है। 1 अप्रैल को 80,000 का डेबिट बैलेंस था तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया ये, लेकिन डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, ओके। 31 मार्च को क्रेडिट बैलेंस है 1,60,000 का। तो अगर मैं पूछूं ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कितना होता है, 2,40,000 ही बोलोगे ना आप। पहले लॉस था, अभी एट द एंड बोल रहे हैं कि नेट में प्रॉफिट आपका 1,60,000 का है, तो ड्यूरिंग द ईयर 2,40,000 का प्रॉफिट होगा, तभी जाके लॉस एडजस्ट करने के बाद 1,60,000 का पीएल बचेगा ऑन 31 मार्च। तो 2,40,000 का तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है। 1 अक्टूबर मतलब ये मिड ईयर एक्विजिशन है, 6 महीने का गैप होगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर, ये आपका 6 महीने का गैप, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2010, ये आपका 6 महीने का गैप है जो पोस्ट एक्विजिशन है, ओके। तो पहला जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का प्रॉफिट है वो तो प्री में जाना चाहिए ना, ये पूरा प्री है, वो ठीक है। लेकिन ये जो 2,40,000 निकला है इसमें भी पहला 6 महीने का जो प्रॉफिट है वो प्री एक्विजिशन है, इसलिए इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जनरली हम लोग, और एमसीक्यू में इवन डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। टाइम फैक्टर के हिसाब से बस कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर आप पहले 6 महीने का निकालोगे तो 1,20,000 होता है, तो 80,000 स्टार्टिंग में लॉस था, 1,20,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और आया, तो नेट में देखेंगे तो 40,000 का प्रॉफिट बच रहा है प्री एक्विजिशन में, जिसका माइनॉरिटी का कितना, ये एस लिमिटेड का शेयर कितना, ये गलती से मेरा मिस्टेक, मतलब गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये माइनॉरिटी का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है वो पूछ रहा है।
तो पहले प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए कितना है। 80,000 का लॉस था और 120 का प्रॉफिट भी है प्री में, तो नेट में प्री एक्विजिशन में प्रॉफिट कितना बचा 40,000, जिसमें अगर आप देखोगे एक सेकेंड, ये एच लिमिटेड का प्रॉफिट है, सॉरी एस लिमिटेड नहीं था, माइनॉरिटी भी नहीं है, ये एच लिमिटेड का प्रॉफिट है, वो शेयर आपको पूछ रहा है। ओके, तो एच लिमिटेड का कितना, ये थोड़ा सा एक करेक्शन है, ये जब आप ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ में जब भी आप लोग ये प्रैक्टिस करो या जो रेफर करो तो यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन ज़रूर कर लें, ये एस लिमिटेड नहीं, ये एच लिमिटेड है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पे एच लिमिटेड का कितना हिस्सा है वो आपको पूछा है। तो 40,000 इज द प्री एक्विजिशन नेट में प्रॉफिट, जिसका अगर 70% आप निकालोगे तो 28,000 इज द आंसर। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। आई गेस क्लियर है। आगे चलते हैं। जेड लिमिटेड ने 80% किया एक्वायर, तो 80-20 का रेशियो हो गया। 31 मार्च 2018 को किया है, 5,20,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन कंप्राइजेस 40,000। टोटल शेयर्स कितने थे 40। अगर आपने 80% कर लिया तो बाकी 20%, 80,000 का जो कैपिटल है रुपीज़ में वो माइनॉरिटी वालों का है। कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों दे दिया प्री पोस्ट करके। आपको पूछा माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना दिखाना है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 3 चीज़ें जनरली आता है, कैपिटल, प्री और पोस्ट। कैपिटल में 40 का 20% ले लेंगे तो कितना आता है 800 इंटू 100, 80,000 इज योर कैपिटल का पार्ट। प्री एक्विजिशन में 3 लाख का है, उसका भी 20%, पोस्ट एक्विजिशन में 1 लाख है, उसका भी 20%, तो आ जाएगा आपका 1,60,000। आई गेस दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्कैनर का ही क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनकॉर्पोरेट किया यहाँ पे। प्लीज़ थोड़ा सा अटेंशन दें इसमें। ए लिमिटेड ने एक्वायर किया 80% ऑफ बी लिमिटेड फॉर रुपीज़ दिस, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैलकुलेशन करते हो तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 25 लाख, डन। जब नेट एसेट ऑफ बी लिमिटेड ऑन दैट डेट वाज 22 लाख। जनरली हमको वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हम निकालते हैं, राइट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करने के लिए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हो। जनरली आपको वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे मिलता है, कैपिटल का हिस्सा दिया हुआ रहता है, प्री पोस्ट करके दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे नेट एसेट बोला है। तो लॉजिकली सोचें बच्चों कि अगर आप बैलेंस शीट को एनालिसिस करोगे, आप जो प्रॉफिट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आप कैलकुलेट करते हो, कैपिटल का हिस्सा लेते हो, प्री का हिस्सा लेते हो, प्री प्रॉफिट का, तो अल्टीमेटली आप नेट एसेट का अगर कैलकुलेट करोगे तो वो भी तो वही होगा। नेट एसेट का मतलब क्या है, टोटल एसेट आउटसाइड एस लायबिलिटी माइनस करते हो तो कैपिटल का पार्ट ही बचता है। तो अगर आप कैपिटल का डायरेक्टली ले रहे हो जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल हो तो बात अलग है, एल्स आप नेट एसेट को भी लेके कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 22 लाख का नेट एसेट है सब्सिडियरी का, तो उसका 80% अगर आप निकालोगे 22 लाख का, तो हमारा 17,60,000 हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, अभी तक पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लियर, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लियर। तो जब हमने एक्वायर किया तब हमारा गुडविल आया 7,40,000 का। इज इट ओके? क्योंकि वैल्यू था 17 का और आपने 25 पे कर दिया, तो 7,40,000 ज़्यादा आपने पे किया। दिस इज योर कैपिटल लॉस जो आपने गुडविल बनाया। सब्सिक्वेंटली उसे डिस्पोज भी कर दिया आपने। और इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन है जिसमें एक पार्ट में मिस कर गया हूँ। यहाँ पे बोला कि इन्वेस्टमेंट को आपने सेल किया है 30 लाख में, जिस डेट पे, ये थोड़ा करेक्शन है, पॉइंट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। जिस डेट में, मतलब जब आपने सेल किया वो तब नेट एसेट था 35 लाख का। जब आपने खरीदा नेट एसेट था 22 लाख, जब आपने बेचा नेट एसेट था 35 लाख। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जब सेल कर रहे हो तो 30 लाख में सेल किया, जिसका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था 35 लाख का, अगेन 80%, तो नेट एसेट बढ़ रहा है तो मेरा वैल्यू भी तो बढ़ रहा है। तो 35 लाख का 80% अगर देख रहे हैं तो 28 लाख का वैल्यू था जिसको आपने 30 लाख में बेच दिया। तो अगेन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। आपको पूछा नेट में कितना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, ठीक है, तो नेट में देखेंगे 7 लाख